In differentiation, we want to find out rate of change of some Yes, quantity with respect to some other quantity, है ना? यही होता है ना yes, sir. कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से वेरी कर रही है, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। छोटा सा इंक्रीमेंट वेलोसिटी में, छोटा सा इंक्रीमेंट वेलोसिटी में कितना चेंज ला सकता है एक्सेलरेशन में, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही सब पढ़ते आए हैं तो आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया डिफरेंशिएशन का होगा। तो इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी क्या है, वही है फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल वर्ल्ड से देखते आ रहे हैं, दैट इज द ओनली क्वांटिटी जिसके बारे में हम फिजिक्स में बात करेंगे। किसी एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है। वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बोला कि वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है। अब चेंज ये क्या था बेटा, ये हो सकता है एस टू माइनस एस वन, और ये हो सकता है टी टू माइनस टी वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, एक ब्लॉक लिया मैंने, ठीक है, टी वन पे, और ये था इधर, मतलब जीरो से मान लो थोड़ा सा दूर था, और इसकी वैल्यू थी एस वन। अब मैंने इसको राइट साइड में पुश कर दिया, टी टू के ऊपर जब ये पहुंचा, यानी टी टू पे सेम ब्लॉक है एट सम टाइम टी टू, और ये खिसक गया कितना, कितना खिसक गया बेटा, T2 एस टू minus T. माइनस एस टू माइनस एस वन टाइम से खिसक गया। तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी हुई एस टू, जो फाइनल इसकी डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। एस टू माइनस एस वन किया तो इतना उसमें चेंज आया उसकी डिस्टेंस में, और कितने टाइम में आया, टी टू माइनस टी वन टाइम में। तो ये मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूला में वैसे हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बेटा। वेलोसिटी के फॉर्मूला में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, स्पीड के में देखते हैं डिस्टेंस। ठीक। तो अब देखो रेट ऑफ चेंज एक चीज और भी होती है जो रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करती है, दैट इज नथिंग बट स्लोप। जो हमने स्लोप कल देखा था ना फंक्शंस का, वो स्लोप से भी हमें पता पड़ता है कि कितना उसमें रेट ऑफ चेंज है। अगर ये स्लोप देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कम स्लोप हो, यानी ऐसे हो, है ना, तो हमें पता चलता है विद सम चेंज इन एक्स देर इज वेरी लिटिल चेंज इन वाई। वाई के अंदर बहुत कम चेंज आया भाई। जैसे वाई एक्स यहाँ एक्स वन से एक्स टू पहुंचा, वैसे वाई यहाँ वाई वन से वाई टू पहुंचा, बट कम आया, देर इज वेरी लिटिल चेंज। अब वही यहाँ ऊपर देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई, एक्स टू माइनस एक्स वन, बट वाई की वैल्यू एक्स से बहुत ज्यादा चेंज होगी। क्यों हुई बेटा, क्योंकि जो ये स्लोप था ये हमारा ज्यादा स्टीपर था, यहाँ पे स्टीप था, है ना, ढलान ज्यादा थी, यहाँ कम है। तो स्टीप जितना स्लोप होगा उतना हमारा रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, टेन थीटा, है ना, कल के हिसाब से देखें कि टेंजेंट ऑफ द थीटा इज स्लोप। अब टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। अब वाई टू माइनस वाई वन लिख दो इसको, डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दो, तो दैट इज टेंजेंट थीटा। तो स्लोप के ऑल्सो डिफाइंस डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन स्लोप से भी पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज की बात है, वही चीज हमें स्लोप बता रहे हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया आपका। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिफरेंशिएशन फील नहीं हो रहा, जैसे मैं जब आपकी जगह पे था तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार ऐसी क्या नौबत आ पड़ी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि अब तक जो मैंने मैथमेटिक्स में सीखा है, जोड़ घटा गुना भाग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उससे मेरे को अब क्यों नहीं हो पा रहा, आगे का मैथमेटिक्स उससे क्यों नहीं हो पा रहा। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, 11th क्लास सॉरी, तुम क्यों नहीं हो पा रहा था बताओ। तो कुछ बच्चे मेरी जैसी स्थिति में हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि डिफरेंशिएशन क्यों, वाई डिफरेंशिएशन। सर है वो। अच्छा एक एक फन फैक्ट बताऊं मैं, मेरे 11th में मैथ में कितने नंबर आए थे, कितने आए थे सर, कितने आए थे? लिख रहा हूँ बेटा डिस्प्ले पे, रुको वेट करो। 33 आए थे 100 में से, और वो भी टीचर की दया भाव पे, है ना, मर्सी पे। मतलब मैं फेल था, मेरे एक्चुअल में तो 31 नंबर थे, 31/100, ये क्या हुआ, फेल हो गया। बट यस सर। फिर मैम ने 2 नंबर बढ़ा दिए, बोला कि चलो बेटा कोई बात नहीं, 12th में मिलते हैं। तो ये स्थिति थी मेरी मैथमेटिक्स में। सर 12 में तो टॉप किया होगा आपने।
ट्वेल्थ में बेटा मेरे नहीं, टॉप वॉप तो नहीं किया मैंने। ट्वेल्थ में मेरे कितने थे? ट्वेल्थ में 90 कुछ थे, पता नहीं। मैथ में तो ज्यादा नहीं आए थे, 92 आए थे शायद। कंपैरिजन तो टॉप ही हुए। तो ओके हो गया। टॉप ही हो गया। मेरे फिजिक्स में कितने थे? 85 अबव होंगे। सर 95 अबव हो गए। ये फिजिक्स का हाल था हमारा। सर 99 आए थे। 99। हाँ, लेकिन पता है मुझे कुछ आता नहीं था फिजिक्स, मतलब मैं पीना पड़ गया था। ऐसे सोच लो कि मेरे सर बोलते थे कि तू बेटा 90 प्लस ला नहीं पाएगा। मैंने कहा सर लेके आएंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, हो जाता है कभी सर कभी। वो एक नंबर भी रह नहीं दे, मतलब एक नंबर कहाँ चला गया? वो काट लिया उसने। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना। अच्छा सर, वो जेलस हो गया होगा मे बी। राइटिंग ज्यादा अच्छी है, इतना अच्छा क्यों लिख रहा है, इसलिए कट गया बेटा वो। तो हमें पता चल गया डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक सीखते हैं ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो वहां से भी चीजें पॉसिबल है। बट डिफरेंशिएशन इज एन एडवांस्ड टूल, थोड़ा सा एडवांस उसको कर दो। क्यों? क्योंकि ताकि हम फिजिकल फिनोमेना को थोड़ा इजीली समझ पाए। अगर हम इसमें एडिशन करने बैठ जाएं तो हमें एडिशन कैसे करना पड़ेगा बेटा? देखो, अगर मेरे को ये निकालना है इसका चेंज, तो मैं हर एक अलग अलग स्टेप्स लूंगा। जैसे इंटीग्रेशन में आपको बताऊंगा कि एरिया निकालने के लिए आप हजारों लाखों बार ऐड थोड़ी करोगे। इट्स बेटर कि कोई ऐसा टूल सीख लो कि जिससे आपको ये पूरा का पूरा एरिया की वैल्यू एक साथ मिल जाए। या फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन निकाल रहे हो। अभी तो ये लीनियर फंक्शन है कि इसमें स्ट्रेट लाइन है, एक बार डिफाइन कर दिया स्लोप, तो पूरे के पूरे के लिए वही है। अब थीटा यहाँ से मेजर कर लो चाहे यहाँ से मेजर कर लो, वैल्यू थीटा की सेम आएगी। बट अगर यही फंक्शन आपका ऐसे प्लॉटेड हो, मान लो ये कुछ ऐसा रैंडमाइज सा फंक्शन हो, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज आ रही हो, तो फंक्शन तो ये भी है भाई, टू एवरी यूनिक इनपुट देयर इज यूनिक आउटपुट। भाई एक्स की एक वैल्यू आई x1, इस पे y1 की एक वैल्यू है, ठीक है। फिर दूसरी आई, तीसरी आई, तो ये भी फंक्शन है। बट इस फंक्शन पे आप स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा हर जगह पे, हर जगह पे उसका अलग स्लोप होगा। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? या तो आप हर एक पॉइंट पे निकालो, या तो फंक्शन को प्लॉट करो। मैं बोलता हूँ बेटा x = 5 के ऊपर इसका बता दो स्लोप क्या है, तो आप इस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट डालोगे फिर बताओगे। बट एक ऐसा अगर हमारे पास मैथमेटिकल टूल अवेलेबल है कि जिससे हम इसको इजिली कर पाए, तो दैट इज ऑल्सो मतलब पर्पज ऑफ लर्निंग दिस थिंग। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। जो हमारा ये कैलकुलस है उसका बेसिक कहाँ लाई करता है? लिमिट्स पढ़े हैं आपने? लिमिट्स यस सर। है ना। लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि बहुत करीब लेकिन उसके बराबर नहीं। जैसे x टेंड्स टू जीरो हमने पढ़ा था कि x लिमिट्स टू जीरो, जीरो के पास जा रहा है, ठीक है। जब लिमिट्स का कंसेप्ट आता है वहां से हम लोग उठाते हैं किसको? फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, फिर अपना डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ये सब वहीं से आ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से। यस प्रिंसिपल ऑफ सर। मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा, पीएमआई में। अब अब देखो, नहीं पीएमआई कुछ और होता है यार, गलत तो नहीं बता दिया मैंने? मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से है यार। देखो पीएमआई अभी मेरे को याद नहीं है क्या होता है। तो देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एक एक थोड़ा सा है ना पैराडॉक्स डिस्कस करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अर्थमेटिक्स से सोल्व नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ एडवांस टूल चाहिए, और वो एडवांस टूल क्या है? वो एडवांस टूल ही हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कैलकुलस है, ठीक है। एक बॉल है, ठीक है बेटा, ये बॉल है, ये बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है ये बॉल। और नीचे फ्लोर है, दिस इज फ्लोर। अब ये फ्लोर पे गिरेगी कितने टाइम में? मैं आपको बोलता हूँ कि 1 मिनट में, नहीं मिनट तो ज्यादा हो जाएगा यार, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा। 1 सेकंड के अंदर ये बॉल, इन 1 सेकंड ये बॉल मूव करती है 1 मीटर, ठीक है। और इसकी अभी हाल फिलहाल में इनिशियल पॉइंट पे इसकी ऊंचाई है 2 मीटर्स। तो मुझे बताओ कि ये नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगी? एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, जी इज नॉट प्रेजेंट, देयर इज नो ग्रेविटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है। बताओ कितना टाइम लेगी? 1 सेकंड में 1 मीटर गई, तो 2 सेकंड में कितना जाएगी? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 2 मीटर। मीटर
ठीक है, मान गया आपकी बात 2 मीटर। बट ये इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि 1 सेकंड में ये गई 1 मीटर, इन 1 सेकंड 1 मीटर। अगले आधे सेकंड में अगला हाफ जो ये इधर आ गई 1 सेकंड के बाद यहाँ आ गई, ठीक है, इसकी ऊंचाई बच गई 1 मीटर। अब बताओ इसके हाफ कितनी देर में जाएगी, यहाँ तक कितनी देर में आएगी? 0.5 मीटर जब बचेगी, बताओ। 0.5 सेकंड में। यस सर। भाई टोटल टाइम लिख रहा हूँ मैं इसका नीचे गिरने का। यहाँ से ये पॉइंट से, देखो थोड़ा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कितना लगा? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड लिख दिया, प्लस फिर यहां से लेके ये दूसरे इस तक आने को कितना लगा? 0.5 सेकंड। अब ये जो जो ऊंचाई बच गई इसका और हाफ जाने में कितना टाइम लेगी, बताओ? 0.5 सेकंड। 0.5 0.25 सेकेंड्स। भाई हाफ सेकंड में इतना गिरी थी, तो जो बची हुई दूरी है वो भी तो 0.5 मीटर है, उसको उसका आधा जाने में यानी 0.25 जाने में कितना लेगी? 0.25 सेकेंड। फिर जो बच गया इसका हाफ जाने में कितना टाइम लेगी यहाँ तक आने में? सर कितने हाफ कर दिए? 125। फिर उसका हाफ जाने में कितना लेगी, देखो, और आगे गए, आधा आधा दूरी जाती जाएगी। तो क्या ऐसे नहीं होता रहेगा लास्ट तक? 0.125 आ गया, फिर इसके आधा बची हुई दूरी को, आधी दूरी को कितने में जाएगी? देखो मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, ये एक जाएगी बार 0.0625 में। फिर जो बच गया उसका भी आधा जाने में लगाएगी 0.3125। तो ऐसे ऐसे चलती जाएगी ना, तो देर विल ऑलवेज बी सम रिक्वायर्ड टाइम जो बचा हुआ दूरी तय करने में लगेगा। तो इस हिसाब से बॉल कभी इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी बेटा। समझ पाएगी नहीं पाए इस बात को? इस बात को कितने बच्चे समझ पाए कि ये बॉल यहाँ पहुंचेगी नहीं? नहीं समझ पाए। दोबारा बताता हूँ, फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी इसको ना वर्टिकल नहीं लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लेंगे, जैसे दुनिया लेती है, हम इसी तरीके से लेंगे। स्लाइड शो ही बंद कर देते हैं। देखो एक बॉल है ये रही, ठीक है, ये इस दीवार से, ये वॉल है, इससे दूर है 2 मीटर, और ये 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे ऐसे मूव करेगी तो 2 मीटर का आधा डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर कवर करने में इस स्पीड से कितना टाइम लेगी? 1 सेकंड लेगी। भाई आधी दूरी तक ये बॉल आने में कितना टाइम लेगी, यहाँ से आधी दूरी तक? 1 सेकंड। ये 1 मीटर है ना बेटा, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 1 सेकंड ले रही है, तो 1 सेकंड ले लेगी, हाँ ठीक है जी। ना? तो इसके बाद अब जो जो दूरी उसकी बच गई वॉल से, कितना दूर बच गई? 1 मीटर। 1 मीटर। अब ये 1 मीटर का आधा, 1 मीटर का हाफ यानी कि 0.5 मीटर जाने में कितना लेगी? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकेंड्स। तो इसमें 0.5 जोड़ दूं, फिर जो बच गई, अब ये 0.5 मीटर बच गया, अब इसका हाफ जाने में कितना टाइम लेगी? सर तो 0.5 ही नहीं देगी। नहीं लेगी ना, अभी हाफ हाफ के हिसाब से करेंगे ना। वो तो आप अज्यूम करके चल रहे हो कि 0.5 में 0.5 ले लेगी। हाफ हाफ के हिसाब से करो आप। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ आपको कि इस आधी दूरी को कितना करेगी, ये बताओ ना। 0.5 का ये 0.125 हो गया, 0.25। तो इसमें ऐड कर दूं 0.125। फिर इसका भी आधा कभी होगा, इसकी भी आधे दूरी तय करने में, फिर इट विल टेक सम, इसके आधा टाइम यानी 125 का भी हाफ टाइम लगाएगी। फिर उसका आधा करोगे तो वो भी 125/4 आएगी। तो ऐसे जोड़ते जाओ, तो क्या कभी ये टर्मिनेट हो जाएगी ये बात? देर विल ऑलवेज बी सम टाइम रिक्वायर्ड जो बची हुई दूरी का आधा तय करने में लगाएगी, कुछ तो समय उसको लगेगा ना। कभी भी उसकी दूरी जीरो नहीं होगी, बट अगर दूरी जीरो नहीं हो पाएगी, हाफ हाफ के हिसाब से करते जाओगे, तो उसकी मतलब क्या हुआ? टाइम भी जीरो नहीं होगा। तो जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट विल नॉट टर्मिनेट। ऐसे करते रहो 0.125/32, फिर करते जाओ, उसको 64 आधा, उसका भी, फिर उसका भी आधा,
तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, जोड़ते रहो जोड़ते रहो। तो क्या ये कभी बॉल पहुंचेगी इस हिसाब से? सर कभी नहीं पहुंचेगी इस कभी जंगल नहीं तक। पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। जितना दूरी आप करते जाओगे उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड रहेगा हमेशा, क्योंकि आप हाफ हाफ लेते जाओ, हमेशा देर विल बी सम डिस्टेंस, देर विल बी सम टाइम रिक्वायर्ड, वो कभी भी नहीं पहुंचेगी। तो ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है, ये पैराडॉक्स है, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको एक बहुत हिंदी में अच्छी सी वीडियो मिलेगी, तो मैं वो शेयर करूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि अगर उस हिसाब से, वहां पे एनिमेशन से समझाया होगा बेटा, इसलिए इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से बॉल कभी नहीं पहुंचेगी अगर आप अर्थमेटिक्स के हिसाब से करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम हाफ लेते जाओ नहीं होगा, कभी भी कभी भी नहीं पहुंचेगी। तो इस तरीके की चीज को क्या बोलते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू है, देयर इज सम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम जिसको रिक्वायर्ड है, और वो कभी भी नहीं होगी। ऐसी इन सब चीजों को बोलते हैं सिंगुलैरिटी, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में इनको बोलते हैं सिंगुलैरिटी प्रॉब्लम्स। तो जब ये इस तरीके की चीजें हमें एग्जिस्ट करती हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंशिएशन या फिर कैलकुलस की। लिमिट आएगा, लिमिट से हम उठ के आएंगे डिफरेंशिएशन, भाई चेंज इन सम वैल्यू, फिर उठेगा, फिर आएगी बात डिफरेंशिएशन की, फिर आएगी बात इंटीग्रेशन की। तो ये सब चीजें लिमिट से आई हैं। तो जिन बच्चों को ये बिलीफ है ना कि आप विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलस आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, तो देयर विल ऑलवेज बी सम प्रॉब्लम्स जिनमें कैलकुलस से कुछ इसके अर्थमेटिक्स से नहीं होगा, बिना कैलकुलस नहीं हो सकता। इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि द रियल मैथमेटिक्स, रियल मैथमेटिक्स क्या है, इट्स कैलकुलस ओनली, कैलकुलस ही असली मैथमेटिक्स है। इससे पहले क्या था, इट वाज नथिंग मोर देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अर्थमेटिक वाज जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आप कैलकुलस से ही सोल्व कर सकते हो। तो इट्स बेटर टू नो कि क्या हमारा डिफरेंशिएशन होता है, क्या हमारा इंटीग्रेशन होता है, या कैलकुलस के अदर फिनोमेना को सीखना जरूरी है। अब जिनको ये समझ नहीं आया टेंशन मत लेना, इसकी मैं वीडियो अभी भेज दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। देखो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला ही सबको आता होगा, बोरिंग सा फॉर्मूला है कि देर इज एक्स की पावर एन है, अगर उसका डिफरेंशिएशन लेना है तो एन पावर नीचे आ जाएगी और पावर को एक से माइनस कर देंगे, तो एन एक्स एक्स एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये सब लोग कर लेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एन थी पावर, ये स्क्वायर दिया तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 2x, ठीक है, ये सब लोग करते हैं, बिल्कुल रीति रिवाज टाइप का फॉर्मूला है कि dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही जो हो गया, जो चीज कांस्टेंट होगी, क्या उसका चेंज होएगा उसमें? इफ देयर इज समथिंग दैट, कांस्टेंट की डेफिनेशन में क्या है कि इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो रही उसमें रेट ऑफ चेंज भी नहीं होगा, जो चीज बदल ही नहीं रही तो उसमें चेंज क्या आएगा? तो रेट ऑफ चेंज उसका क्या हो गया? जीरो। भाई डेरिवेटिव क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब कि डेरिवेटिव जीरो होगा। दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल डी एक्स ले लो, चाहे डी वाई ले लो, जो मर्जी यहाँ रख लो, चार है तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है तो जीरो। तो जिन बच्चों को आंसर नहीं दे रहे उनमें कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, तो जो मर्जी तरीका अपनाते जाओ, किसी के हिसाब से भी ले लो डेरिवेटिव, तो उन लोगों का आंसर कभी नहीं आएगा। तो दे आर कांस्टेंट फंक्शंस। तो कांस्टेंट फंक्शंस या कांस्टेंट्स का हमेशा डेरिवेटिव जीरो आएगा। फिर बात आती है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल सी इज ए कांस्टेंट, है ना, कुछ भी रैंडम कांस्टेंट हो सकता है, 2 4 6 8 10 जो भी इसकी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया विद सम फंक्शन ऑफ एक्स। अब कोई फंक्शन है एक्स का और उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी वाई डी एक्स, तो क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं आता। कांस्टेंट सिर्फ क्या डिफाइन कर रहा है? स्लोप को डिफाइन कर रहा है बेटे, कितना स्टीप है, कितना वो है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्केल को डिफाइन कर रहा है, स्लोप को नहीं, स्केल को, कि फंक्शन का स्केल क्या है। स्लोप तो ठीक है, स्लोप को तो डिफाइन कर रहा है डेरिवेटिव, बट स्केल क्या है, छोटा है या बड़ा स्केल है, तो वो बस उससे सी से यही फर्क आएगा। रेट ऑफ चेंज पे कोई फर्क नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज विल बी गिवन बाय द स्लोप ऑफ द फंक्शन, और वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स।
तो मैं ये सारे टर्म्स है ना यूज करता जा रहा हूँ। ये वैसे तो टॉपिक मैथमेटिक्स का है, तो आप अभी यहाँ टेंशन मत लेना, ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना। मैं बस टर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग, जिन बच्चों को जितना आइडिया है उस हिसाब से आप कोरिलेट कर पाओ। बाकी हमारा मेन पर्पज क्या है कि वी विल बी यूजिंग दिस एज ए फॉर्मूला शीट। वैसे मैथ में भी आपको शायद मिल जाएगी, बट इसको एज ए फॉर्मूला शीट यूज करेंगे। और एक आज मैंने क्लास में वेक्टर्स का शेयर किया था, किसी बच्चे ने देखा वो कि पीडीएफ क्या दिया है? ग्रुप में डाला था व्हाट्सएप में, देखा क्या किसी बच्चे ने? यस सर। हाँ, तो उसमें देखा आपने बेटा, जो क्लास में डिस्कस था वो सारा का सारा एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में है। तो किसी स्टूडेंट को पीडीएफ वैसा अच्छा लगे तो वैसा पढ़ लेना, अदरवाइज क्लास नोट्स तो हैं, ये भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो अच्छा लगे उस तरीके से पढ़ लेना। अब देखो, हाँ क्या था कि सी ऑफ एफ एक्स है, तो सी टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स मैंने यूज किया, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 क्या होगा बेटा? 3 बाहर आ जाएगा, बस एक्स टू द पावर 4, ये हम करते आए हैं। जस्ट देख लेते हैं, सबने किया है, पावर वही फॉर्मूला लगेगा, पावर आ गया बाहर, 4 एक्स टू द पावर 3, तो ये सॉल्व हो गया। बस आप फॉर्मूले देखते जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखते जाएंगे, यही करना है आज। सम एंड डिफरेंशिएशन रूल। अब ये देख लो कि अगर दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, इन दोनों का सब एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वही काम किस में हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज में, यानी डिफरेंशिएशन में। भाई जब ये ऐड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन भी ऐड हो जाएगा, और जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हो, एक फंक्शन ये F1 है, ये फंक्शन g है, ये gx मान लो, इसको fx मान लो। तो gx और fx का एडिशन हो रहा था, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन लिया, तो हमने क्या किया, gx का fx का एक बार ले लिया और gx का दोबारा ले लिया, और दोनों को बीच में ऐड कर दिया। ये हम करते आ रहे हैं, बस उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उस तरीके से देख लो। इसका भी वही किया, 5 की पावर था तो 3 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4, बस ये 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, देखो ये, इसमें क्या ही प्रैक्टिस कोई करेगा। -20 की पावर -11 और -14 की पावर -3। भाई -2 था तो माइनस इसमें 1 हो गया। किसी को अगर ये नहीं पता, -2 में से एक कम करेंगे तो -3 आता है। क्यों आता है? हमने नंबर लाइन डिस्कस करी थी बड़े प्यार से कि 1 2 3, ये 0, इधर -1 -2 और -3। तो जब घटाओगे तो वी आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो -2 में एक घटाया तो एक स्टेप लेफ्ट में मूव कर जाओ तो क्या आता है? -3 आता है, बस वही है। इसके बाद आती है बात किसकी? इसकी, प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देख लिया। अब अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, इफ दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड वी वांट टू टेक डिफरेंशिएशन इन सच केसेस, तो क्या करेंगे बेटा? उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो और उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो सेकंड फंक्शन से। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो और उसको फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसका एग्जांपल देखोगे, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, इफ देयर इज सम फंक्शन एफ एक्स, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, यानी आई एम टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर इसको लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, ये ऊपर डैश लगा दिया मतलब सिंगल डेरिवेटिव। इसी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स अगर ले रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स। अब डबल डैश का लूंगा तो ट्रिपल डैश, ऐसे सब कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल अगर लोगे, जैसे डबल ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, मान लो इफ आई एम टेकिंग वेलोसिटी इज ds बाय dt, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ठीक है बेटा। फिर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को a इज इक्वल टू dv बाई dt लिख दो, या फिर लिख सकते हो d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब अगर मान लो ये f, इसको f बोलता हूँ s, इट्स अ फंक्शन ऑफ s, तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन विल बी f डैश ऑफ s। और जर्क होगा, जर्क क्या पता है? जर्क क्या होता है सबको? जर्क होता है डी ए बाई डी टी, यानी वी आर डिफरेंशिएटिंग द एक्सेलरेशन ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं जर्क। तो वहां पे क्या होगा? डबल डैश ऐसा हो जाएगा वैसे, तो ये चलेगा, ठीक है। जितने बार डिफरेंशिएशन उतने बार डैश लगा दो। तो यहाँ पे देखो, अगर इसी फॉर्मूले को मैं लिखूं कि एफ जी एक्स 3 हो गए ये, तो क्या करोगे? मान लो ट्रिपल में आ गया, पहले तो एक एफ था और एक जी था, अब एफ भी आ गया फंक्शन, जी भी आ गया, एच भी आ गया, तो इनको लाइन से कर दो। पहले एफ का कर दो, बाकी दो को एज इट इज लिख दो, फिर एफ जी का कर दो, दोनों एज इट इज लिख दो,
और लास्ट में h को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दोनों एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितने भी फंक्शन हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, एक एक करके एक एक टर्म में सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन, जैसे इसमें इसका हो गया, दूसरे में g का हो गया, तीसरे में h का हो गया, और सबको ऐड करते जाओ। तो ये तरीका है प्रोडक्ट रूल का। इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे दो फंक्शन थे, एक तो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है उसको मान लो कि दिस इज एफ फंक्शन, दूसरा मान लो जी। तो पहले क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया एफ को, फर्स्ट किया पहले जी को कर लिया इसमें, चल वो मैटर नहीं करता, आप कोई सा भी एक कर लो। एफ एक्स को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और जी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एक्स प्लस 4 का क्या आएगा भाई, 4 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 ही आएगा, तो 1 किया। फिर देन वी हैव एक्स प्लस 4 एज इट इज लिख लिया, और दूसरे का इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो -2x। देखो ये करते जाएंगे, दोनों को इकट्ठा लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो ये फाइनल इसका आंसर आया किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, उनका डिफरेंशिएशन ये आएगा। अगर ग्राफिकली देखने चलोगे, मान लो ग्राफिकली आप देखने चलते हो, तो क्या ये एरिया को नहीं डिफाइन कर रहा भाई, एक चेंज, मान लो एफ एक्स क्या है, एक ऐसे दिया आपको, मैं आपको बोलता हूँ कि एक फंक्शन एक्स है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जी एक्स है। तो इस तरीके से देखो कि एक फंक्शन मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और दूसरा ये नहीं है, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, बट मान लो दूसरा वाई के अलोंग लग रहा है, या वाई इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स मान लो। तो एक का आपको रेट ऑफ चेंज दे दिया इस एक्सिस का, दूसरे का रेट ऑफ चेंज दे दिया, तो क्या हम इन दोनों के प्रोडक्ट रूल से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया नहीं निकाल रहे भाई, थोड़ा सा ये बढ़ गया, फिर थोड़ा सा ये कुछ बढ़ गया, तो हमने बाद में निकाला कि ये इतना एरिया इतना बड़ा हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आएगा, बड़ा वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया। तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अगर ग्राफिकली देखोगे या ज्योमेट्रिकली इसको फील करना चाहोगे। अब आता है क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट हो गया, अब डिवाइड करते टाइम क्या होगा, डिवाइड करते टाइम भी वही होगा बेटा, कि नीचे जी एक्स, इसमें जी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर पहले एफ एक्स का ले लो, फिर माइनस करते टाइम नीचे, जब नीचे वाला है तो माइनस आ जाएगा, इसका ले लो और फिर दूसरा एज इट इज लिख दो। तो आपको ये फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, इनके अलावा कोई और रूल नहीं है, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा दे, बेटा उसमें टाइम लगेगा, समझा तो मैं भी सकता हूँ, बट वो फिर लेंथी हो जाएगा, स्कोप ऑफ फिजिक्स से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा हमारे सिलेबस से। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल समझ लो आप, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आप वहां नहीं समझ रहे तो मैं आपको वीडियो लिंक से शेयर कर सकता हूँ। वीडियो की स्पेलिंग यही होती सर है उससे हमको लर्न हो जाएंगे, क्या, उससे हमें लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, बट ये हो जाएगा कि हाँ फॉर्मूला भूल गए, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, तो लेकिन आपको ये फील आने लगेगी कि नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, इसमें फॉर्मूले में लर्न तो नहीं होंगे, लर्न तो आपको रटने ही पड़ेंगे। रटना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। देखो फॉर द पर्पज ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, आपको जेई का एग्जाम देना है, तो एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न्ड, रटना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सर बट कोई अगर बोलता है कि जेई के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज वगैरह वो समझना पड़ेगा, मतलब कि रटना नहीं है। कोई बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप रटना, रटना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। हाँ ये है कि रटने का मतलब ये नहीं है कि बस सीधा सीधा रट लिया आप, कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि मैं न्यूमेरिकली रट लेता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आंसर ये सीधा ये रट लूंगा, बीच का कोई ना मतलब नहीं है। तो क्या बोल रहे हो, सर न्यूमेरिकल्स नहीं रटते हैं। हाँ तो न्यूमेरिकल रटना नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो आप अप्लाई करना तो जान जाओगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें आपके रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स, उनको तो याद ही करना बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप इसको डिराइव करने नहीं चल पाओगे। बस हाँ ये है कि आप इसकी बैकग्राउंड स्टोरी एक बार जान लोगे कि ज्योमेट्रिकली ये कैसे वेरी कर रहा है, और उसको एक बार समझ लिया, आपके दिमाग में वो चीज घूम गई, तो इन केस आपको ये भूल गए सपोज एग्जाम में कि जी एक्स नीचे था कि एफ एक्स नीचे था, तो आपको स्टोरी याद है, उस स्टोरी से आप रिकेप्चुलेट कर पाओगे कि क्या था, थोड़ा इजी हो जाएगा रटना। बट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो रट लो भाई, वो दैट इज द मेन थिंग, ये रटो, और बाकी क्या ही रटोगे, आप तो पीसीएम पढ़ रहे हो तो कुछ रटने का है नहीं। बायो वालों को तो मैं बोल देता हूँ कि बेटा बायो को रटो जितना रट सकते हो, बाकी हमारे कर लो एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसके बेसिस पे आप सोल्व कर लोगे। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन रूल। अब देखो कुछ रेडीमेड फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद करना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी।
अब मान लो इसका प्लॉट करने चलो कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है देयर इज सम फंक्शन, ऐसे साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है। अब इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कि एक्स एक्सिस में मैं जितना मूव कर रहा हूँ, मान लो एक स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स में कर रहा हूँ, ये वाला येलो जितना शेडेड है, तो साइन में क्या चेंज आएगा, साइन एक्स में क्या चेंज आएगा, क्या आएगा बेटा, इस पॉइंट पे ये था, इस पॉइंट पे ये था, तो इतना चेंज आएगा, दिस विल बी द चेंज इन साइन। ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू कोस एक्स, कि कोस एक्स में जो वो है उसमें वेरिएशन वो आएगा। अब देखो ये एक पॉइंट पे डिफाइन कर दिया, बट यही चीज आई थी लिमिट से। देखो मैं लिमिट में आपको बता रहा था कि लिमिट का मतलब है कि टेंड्स टू, लिमिट्स का मतलब था कि टेंड्स टू। अब देखो मैंने आपको दिखाया कि देर इज सम चेंज, हम भाई हमें चेंज तो करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, तभी तो हमें रेट ऑफ चेंज पता पड़ेगा कि हमें एक्स एक्सिस के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव तो करना पड़ेगा। मान लो ये x1 है और x2 है, बट फिर भी हम कोस एक्स एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि x2 और x1 जो है ये बहुत आसपास हैं, बिल्कुल पास पास हैं बिल्कुल, यानी कि x1 और x2 इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, दिस इज वेरी वेरी लेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो, दिस गैप इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, दैट्स वाई हम एक सिंगल वैल्यू असाइन कर पाते हैं रेट ऑफ चेंज। अदरवाइज तो फिर इस पॉइंट पे अगर आप लो बहुत बड़ा अगर वो ले रहे हो आप चेंज, देखो इस पॉइंट पे आए ये हो गया एक, तो एक इस पे आए तो ये हो गया, इनके बीच का गैप अगर ये फाइनाइट आ गया तो फिर वो डिफरेंशिएशन के स्कोप से बाहर हो गया, फिर आपको अर्थमेटिक्स ही करना पड़ेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर अगर ये गैप कम है, ये गैप बहुत कम है, टेंड्स टू जीरो है, तो जो ये चेंज आएगा दैट विल ऑल्सो बी टेंडिंग टू जीरो, और उसके लिए आप एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये थोड़ी लिमिट्स की बातें हैं, जिनको समझ आई ठीक है, नहीं आई तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूले रटेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। अब ये उल्टा वेरिएशन होगा, क्यों, क्योंकि एक का स्लोप पॉजिटिव होता है और एक का नेगेटिव। अब ज्योमेट्रिकली उसको फील करने चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, जब आप ग्राफ से कोरिलेट करोगे तो। लेकिन अभी हर चीज नहीं बता सकते बेटा इस छोटी सी क्लास में। फिर 10x का आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये सब फॉर्मूले आप देख लो, एडवांस फंक्शंस होते हैं इनको, कोस को, साइन को और टेंजेंट को, टेंजेंट कहाँ गया, टेन कहाँ गया भाई, हाँ ये इन तीनों को इमेजिन करना तो इजी है, इन तीनों को आप ज्योमेट्रिकली देख लोगे, इमेजिन कर लोगे, फिर जो इनके कंसेप्ट सीखोगे उनके हिसाब से ये 2D 3D में चले जाते हैं ये वाले ग्राफ, मतलब ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ आने लगेंगे। देखो अगर आपने कभी प्लॉट करके देखा हो ना, तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसे आने लगेंगे ये, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इन तीनों के ग्राफ देख लेना आप। फिर आप बोलोगे सर इतना टाइम कहाँ मिलता है हमें, देख तो हम सब कुछ लें। फिर log x का 1/x e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये ऐसा है जो जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन का, e टू द पावर x पे, बस ये याद कर लेना बेटा, इसके अलावा क्या बताएं आपको। हाँ अब आती है वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो कोई फंक्शन दिया है, उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि वैल्यू सीधा वैल्यू डाल देते हैं। मान लो मुझे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, अब मुझे x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो 2 इंटू 1 निकालूंगा ना, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो मेरी फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे आ गई 2। सिमिलरली अगर मुझे डिफरेंशिएशन के लिए करना है, मान लो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट, और मुझे s दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं जो s है ना, s का कुछ फंक्शन है, मान लो कि 5x प्लस 3x स्क्वायर ऐसे दिया है, तो मैं क्या करूंगा ds बाई डी टी निकालूंगा, पहले फंक्शन का ds बाई टी टी, ये v आ गया, तो कुछ फंक्शन आएगा, क्या आएगा 5 प्लस 6x, ये आ जाएगा क्या ds बाई डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे क्या पता पड़ेगी, वेलोसिटी एट सम पॉइंट, तो यही वो चीज दी है, इसको कर लेना। फिर आता है चेन रूल। चेन रूल क्या हो गया, चेन रूल इज कि एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, g मुझे दिया है और g फंक्शन का एक फंक्शन है f, मतलब नेस्टेड फंक्शन से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। g तो है x का फंक्शन, यानी कि g इज अ फंक्शन ऑफ x, gx ऐसे लिख दिया, और f इज फंक्शन ऑफ g, तो क्या होगा उस केस में कि नेस्टेड फंक्शंस आ गए बेटा। तो फिर अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और इनर फंक्शन एज इट इज लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आपको मैं ही लिखूंगा, इधर तो लिखा नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ई टू द पावर 2x। तो मुझे पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो होता है e की पावर x, तो पहले लिखूंगा e की पावर 2x एज इट इज। फिर 2x इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो इससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई dy बाई dx ऑफ 2x, तो क्या आएगा 2, तो इसलिए आएगा 2 e टू द पावर 2x। ये इसी का एग्जाम्पल है, ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल कि पहला फंक्शन क्या था, फर्स्ट फंक्शन वाज हाँ f इज इक्वल टू e टू द पावर y और y इक्वल्स टू 2x। तो पहला फंक्शन था f, ये किसका फंक्शन है y का, और y किसका फंक्शन है x का। तो f हुआ f इक्वल्स टू f ऑफ y हुआ, और y हुआ y इक्वल्स टू f ऑफ x हुआ। तो ये नेस्टेड फंक्शन थे। तो e टू द पावर 2x किसका फंक्शन हुआ, e टू द पावर 2x इज द f ऑफ f x। तो डबल वो हो गया नेस्टेड। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि e टू द पावर 2x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो e टू द पावर 2x एज इट इज लिखो, देन d बाई dx ऑफ 2x, फिर ये 2 आ गया 2 e टू द पावर 2x। तो बस ये लिखने का तरीका है, करते हम सब लोग आ ही रहे हैं इसको। चलो अब बढ़ते हैं आगे, सम कॉमन रेट्स ऑफ चेंज। अब ये फिजिक्स की बात यहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, स्पीड। भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है ना। फिर टाइम एक्सल, अब वेलोसिटी अगर निकालनी है बेटा, वेलोसिटी में स्पीड डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर और डिस्टेंस इज ए स्केलर, और वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम इज ए स्केलर। तो किसी भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी ए वेक्टर ना, तो यहाँ डायरेक्शन आता है इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा। बस ये ऐसे याद रखो कि दोनों साइड वेक्टर होना चाहिए। स्केलर, स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो बस ऐसे याद रह जाएगा आपको। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, यानी टाइम का पावर 2 पे जो वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डी एस बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये एक्सेलरेशन हुआ। पावर क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड में कितना वर्क डन किया, दैट इज पावर। या एक डिस्टेंस में एक सेकंड में कितनी एनर्जी डिलीवर कर पाया कोई सिस्टम, दैट इज पावर। जैसे हम लोग इंजन देखते हैं, बाइक होती है ना बेटा, एक बाइक होती है क्या, सबसे सबसे दबी कुचली बाइक का नाम बताओ, बताओ बेटा, अरे बताओ, सबसे दबी कुचली जो सबसे गिर पड़ के चलती है कि बंद ना हो जाए कभी। अरे चलो स्कूटी ले लेते हैं। स्कूटी कौन सी होती है सबसे जो धीरे चलती है स्कूटी? दो ले लेते हैं नाम, एक तो एक्टिवा ले ली, ठीक है, यस और सर। एक बाइक ले ली रॉयल एनफील्ड है। सर ये दबी कुचली होती है? नहीं, एक्टिवा तो एक्टिवा इज कम एक्टिवा दबी कुचली हुई ना विद रिस्पेक्ट टू रॉयल एनफील्ड बेटा। यस सर, यस सर। मेरा कहने का मतलब ये कि पावर वाइज, मैं बस पावर वाइज कर रहा हूँ। दबी कुचली का मतलब तो होता है कि जो बंद हो जाए। वो मीम्स में नहीं दिखती आपको कि स्लोप पे गए और वो वहीं रुक गई, गई नहीं। एक्टिवा तो चल जाती है, मेरे पास खुद एक्टिवा है बेटा, और इतनी मस्त चलती है, मजा आ जाता है। ठीक है, तो चल मेरे पास जो है मैं उन्हीं का कंपैरिजन कर लेता हूँ। एक मेरे पास एक्टिवा है और मेरे पास बाइक है ड्यूक, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करें तो एक्टिवा कितना कम पावर डिलीवर करती है, यानी कि एक्टिवा के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी, या फिर एक्टिवा जितना वर्क डन कर लेगी एक सेकंड में, क्या ड्यूक उससे ज्यादा करेगी? भाई ड्यूक उससे ज्यादा करेगी ना वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका इंजन पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। इसका इंजन 97 सीसी का होता है, इसका 199 सीसी का होता है। फिर इसके आरपीएम कितने होते हैं, 2000 आरपीएम होते हैं, इसके आरपीएम होते हैं 8000। तो ये डिफरेंस आता है बेटा। अब ये चीजें मैं कहाँ पढ़ाऊंगा आपको,
रोटेशनल मोशन में कि आरपीएम का और पावर डिलीवरी का क्या फर्क है। तो वहीं पे ये सेम एग्जांपल ले लेंगे हम लोग कि 2000 आरपीएम पे इतना कम इंजन का सीसी का इंजन चल रहा है और एक चल रहा है 199 सीसी का 8000 आरपीएम पे, तो कौन सा ज्यादा पावर डिलीवर करेगा? ऑब्वियसली ड्यूक करेगी। ठीक है, फिर आती है काउंट्स पर मिनट, हार्ट रेट है जैसे आरपीएम हो गया, ऐसी ऐसी जितनी भी रीडिंग्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जितना आरपीएम है ना। रेडियो एक्टिव डिके, नंबर ऑफ काउंट्स पर रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जहां भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है दैट इज डिफरेंशिएशन। भाई चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या होगा? वी आर टेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, है ना। बट कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम चेंज देख रहे हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। बट बाय डिफॉल्ट रेट का मतलब होता है वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट हमेशा टाइम से होता है, बट जो कंसेप्ट डेवलप्ड है वो और भी एक्स्ट्रा तरीके से यूज हो सकते हैं, वो हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे। अब आती है बात एग्जाम्पल्स की। तो ये कराऊं क्या बेटा, ये कराऊं? नहीं सर। कर ले वो एक दो कर लो, चलो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि देखो ये वाला करो, ये डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डी, इसमें फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज कोस ऑफ 5x, कोस ऑफ 5x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स निकाल दो। चलो मेरे को भी सर एक कोस मिनट का का, क्या होता है? कोस का क्या होता है बताओ तुम? एफ माइनस साइन। डैश एक्स, हाँ सही है, एफ डैश एक्स ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। लेकिन ये नेस्टेड फंक्शंस है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन भी है, उस हिसाब से करना। सर 1 होगा। 1 क्यों होगा भाई? कितने बच्चे कर पाओगे भाई इसे? तुम तो बिल्कुल हल्के में चल रहे हो यार, तुम्हें तो आता नहीं है, बताया नहीं फिर। देखो एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, दिख रहा है? यस सर। तो हमने क्या किया, ये देखो दो फंक्शन थे, क्या बता रहा था बेटा मैं? एफ इज फंक्शन ऑफ क्या, समथिंग क्या बोलते हैं, एफ इज फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बाहर वाला एफ जो फंक्शन है, सॉरी एफ क्यों रखूं इसको, मैं कुछ और रख लेता हूँ, जेड, जेड इज फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो जेड इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया। तो इसको अंदर किया तो कोस था, और कोस के अंदर थीटा के बजाय ये 5x आ गया, क्यों? ये फंक्शन है। अब इतनी कहानी हमने देखी क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन है, ये बताने के लिए। अब इसको हटा देते हैं, बस सिंपल तरीके से देखते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, कुछ तो कर नहीं पा रहे सब लोग। कोस ऑफ 5x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मुझे निकालना है देयर इज सम चेंज इन कोस x विद सम चेंज इन x। क्या करूंगा? कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। ये कैसे आएगा? साइन एक्स। रटना पड़ेगा। x के अंदर 5x है तो 5x एज इट इज लिख दिया। अब 5x का आगे दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये नेस्टेड थे। तो 5x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? d बाय dx ऑफ 5x माइनस साइन एक्स माइनस साइन 5x इंटू ये क्या आएगा? 5x का dx के साथ 5x का d बाई डी एक्स क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x 5 है ना, 5। तो माइनस 5 साइन 5x, ये आएगा आंसर इसका, माइनस 5 साइन 5x। नहीं कर पाओगे लग रहा है। कितने बच्चे डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंट हैं? ये दूसरे वाला करना, सीकेंट का देख लो क्या होता है, सीकेंट एक्स 10x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स 10x, ये फॉर्मूला है, आप इसका करो डिफरेंशिएशन।
आ गया सानवी, आ गया बेटा आपका? कोडिंग कितने बच्चों को आती है तुम में से? कंप्यूटर साइंस है किसी के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट? यस सर। अवंतिका आंसर आ गया या फिर कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है? सर कंप्यूटर साइंस। ठीक है। सर अनिका सर थोड़ा बहुत आ तो गया है ना, बट ऐसे पक्का नहीं है कि ठीक है या गलत। चलो कोई नहीं, आंसर तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा वही चीज करनी है। सर ये मुझे था नहीं आया। क्या? सर यही आया मेरा आंसर। ठीक है, शाबाश। तो मुझे क्या गिवन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स 4x क्यूब। तो सीकेंट, ये सीकेंट एक्स के अंदर भी देर इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले क्या करूंगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, अंदर वाले को एज इट इज लिख दूंगा। तो सीकेंट एक्स का सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट थीटा को टेन थीटा। तो लिख दिया बेटा, सीकेंट के अंदर सेम फंक्शन रख दिया और 10 के अंदर भी रख दिया। नाउ आई विल हैव टू डिफरेंशिएट अंदर वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 4x क्यूब था, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 4 इंटू 3 12 x टू द पावर 2। तो 12x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल आंसर आएगा 12x स्क्वायर सीकेंट 4x क्यूब प्लस 10 4x क्यूब। अब ये बताओ, चलो ये तो स्थिति मुझे गंभीर लग रही है बेटा, अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स में फिर आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। ये बताओ कितने बच्चे, अभी आगे का सिलेबस तो कल ही करेंगे, अभी मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ आपसे कि क्या कुछ है। प्रैक्टिस असाइनमेंट है ये, आप लोग ट्राई करना, ठीक है? जिनको आता है डिफरेंशिएशन वो कल इसको ट्राई करके आना क्लास में। ये आंसर दे रखे हैं इसके, मैं शेयर कर दूंगा लिंक अभी, और इंटीग्रेशन कल पढ़ाऊंगा। तो मेरे को ये बताओ कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन में अभी दिक्कत है, कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, या मन घबराने लग जाता है?